नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं जो प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूँ वो PYQ के माध्यम में यानी MCQ मोड में होंगे। जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम MCQ पैटर्न पर होने जा रहा है, वो MR सीट पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास। दोस्तों आपको बता दें कि आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट हैं, तो आठों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं, उन प्रश्नों को आज मैंने इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया है, जो आपके एग्जाम में 100% मदद करेगा। बेसिक से आपके सभी प्रश्न हैं, जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और टफ से टफ लेवल का, सभी को मैं आज सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो आज का ये वीडियो है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम में MCQ पैटर्न पर पेपर होगा, जिसमें चौधरी चरण सिंह मेडल CCSU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप BU झांसी यूनिवर्सिटी से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो अयोध्या में स्थित है, या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, मासा कुंभरी विश्वविद्यालय से आप हो, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए हमारी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप जब लाइक शेयर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि आप मेरे मनोबल को बढ़ाइए, ना कि मेरे मनोबल को तोड़िए। ठीक है, और आप सबका बस एक सकारात्मक प्रयास हमारे लिए एनर्जी देता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब सपोर्ट जरूर बनाए रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके पूरे पाठ्यक्रम में टोटल 8 यूनिट हैं, और आठों यूनिट के हम जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चंस जो है वन लाइनर मोड में है। मैंने वन लाइनर मोड में इसलिए क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किया है इस क्लास में, क्योंकि दोस्तों समय का अभाव है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। इसीलिए आज की ये क्लास वन लाइनर मोड में होगी। सभी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनने वाले हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। केवल ऑप्शन नहीं होंगे, डायरेक्ट आंसर में बताने का प्रयास करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ने भी आसान रहेगा, यानी कि पढ़ने में भी आसान रहेगा। और जब आप PDF टेलीग्राम के माध्यम से आप देखेंगे, तो आप एक बार रिवीजन करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन और अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला यूनिट जिसका नाम है रेजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि DDQ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन के लिए। याद रखेंगे किसका, DDQ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए DDQ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें है MCPB एल्केन किस में बदलता है। तो ये एल्केन को किस में बदल देता है, एपॉक्साइड में बदलता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये एपॉक्साइड। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है PCC प्राइमरी अल्कोहल को कहां तक ऑक्सीडाइज करता है। तो PCC प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कहां तक करता है, एल्डिहाइड तक। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप तक ये ऑक्सीडाइज करता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 जिसमें है कि PDC का उपयोग किस सॉल्वेंट में किया जाता है। तो PDC का उपयोग जो किया जाता है वो DMF सॉल्वेंट में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका DMF। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जोन रेजेंट का मुख्य कंपाउंड क्या है। तो जोन रेजेंट का जो मुख्य कंपाउंड है दोस्तों, वो आपका है CrO3 प्लस H2SO4। ये जोन रेजेंट का मुख्य कंपाउंड है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है, चलिए आप सब को मुझे आशा है समझने में भी आसानी रहेगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। वन लाइनर मोड में आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपका 6 नंबर प्रश्न है SeO2 किस ऑक्सीडेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एलिलिक ऑक्सीडेशन के लिए प्रसिद्ध है। SeO2 ये एलिलिक ऑक्सीडेशन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 CAN का पूरा नाम क्या है। तो CAN का जो पूरा नाम है वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो CAN का पूर्ण रूप है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन और 8वां प्रश्न है कि कोलियंस रेजेंट किसका कॉम्प्लेक्स है। तो कोलियंस जो रेजेंट है ये कॉम्प्लेक्स किसका है, तो CrO3 और पिरिडीन का ये
कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें है RuOH, माफ कीजिएगा RuO4 किस प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है RuOH4। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है प्रश्न नंबर 10 और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है NaBH4 किन कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है? तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है? NaBH4 ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं 10 क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें है LiAlH4 एस्टर को किसमें बदलता है? तो ये क्या LiAlH4 ये एस्टर को एल्कोहल में बदलता है। किसमें बदलता है? एल्कोहल ROH। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि PBB ये रिडक्शन कौन सा मेटल यूज होता है? तो इस रिडक्शन में एल्यूमिनियम यूज होता है। क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम, याद रखेंगे। MPB रिडक्शन में यूज जो मेटल होता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिज रिडक्शन। तो ब्रिज रिडक्शन में सॉल्वेंट पूछा गया है कि क्या होता है? तो ब्रिज रिडक्शन में जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड अमोनिया होता है। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है ब्रिज रिडक्शन में। आंसर हो जाएगा इसमें आपका लिक्विड अमोनिया। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे जिसमें है DiBaLH नाइट्रेट को किस में बदल देता है? तो ये एल्डिहाइड में बदल देता है। किस में बदलता है भाई? एल्डिहाइड में बदल देता है DiBaLH नाइट्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन जिसमें है ब्लिक्सन कैटालिस्ट का फॉर्मूला पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ब्लिक्सन कैटालिस्ट का जो फॉर्मूला है वो है RHClPPH3 का होल थ्राइस, जिसमें ये आपका हो जाएगा ब्लिक्सन कैटालिस्ट का फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 जिसमें PCC ऑक्सीडेशन में ओवर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है? तो PCC ऑक्सीडेशन में ओवर ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें मिल्ड रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मिल्ड रेजेंट की वजह से PCC ऑक्सीडेशन में ओवर ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा NaBH4 LiAlH4 से कम रिएक्टिव क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ये टॉपिक। इसमें ये दिया गया है कि NaBH4 ये LiAlH4 से कम रिएक्टिव क्यों है? ये इसलिए इससे कम रिएक्टिव है क्योंकि ये इसके पास LiAlH4 के पास वीक हाइड्राइड डोनर होता है। ठीक है, वीक हाइड्राइड डोनर की वजह से ये कम रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 और इसमें प्रश्न है कि ब्रिज रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है? तो ब्रिज रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो सोडियम होता है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें सोडियम। ब्रिज रिडक्शन में जब भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है तो सोडियम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है RuO4 किसको क्लीवेज करता है? ये डबल बॉन्ड को क्लीवेज करता है। RuO4 क्लीवेज डबल बॉन्ड करता है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 जिसमें है कि DiBaLH रिएक्शन लो टेम्परेचर पर क्यों होता है? तो ये लो टेम्परेचर पर इसलिए ये रिएक्शन होता है क्योंकि इसके पास ओवर रिडक्शन रोकने के लिए ये लो टेम्परेचर पर क्रिया करता है, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ओवर रिडक्शन। जब भी आपसे पूछा जाए कि DiBaLH रिएक्शन लो टेम्परेचर पर क्यों होता है तो आप बताएंगे कि ओवर रिडक्शन को रोकने के लिए ये लो टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट से, जो बेसिक आपके थे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं और इससे टफ लेवल के जो प्रश्न हैं उनको मिक्स करके मैं यहाँ पर तैयार किया हूँ ये PDF। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका प्रश्न है 21 नंबर जिसमें है ग्रिग्नार्ड रेजेंट का बॉन्ड कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में आप सब जानते होंगे। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट का एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल ग्रुप C2CH4 C2H5 ये एल्किल ग्रुप है। हाइलाइड ग्रुप में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
ये सभी आपके जो है हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन था कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट का बॉन्ड कैसा होता है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जिसमें RMgX का कार्बन कैसा बिहेव करता है। तो RMgX का जो कार्बन होता है ये बिहेव कैसा करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किस तरह से, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 23, जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट किस हैलाइड से बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो बनता है वो एल्किल हैलाइड से बनता है। एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो RX होता है। ठीक है, RX का जब Mg यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो मिल जाएगा RMgX, और यही आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 23 नंबर में आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो हाइलाइट बनाता है वो एल्किल हाइलाइट बनाता है। अगला है ईथर का रोल ग्रिग्नार्ड में क्या है। तो ईथर का रोल ग्रिग्नार्ड में है स्टेबलाइजेशन का। ईथर का जो रोल है ग्रिग्नार्ड में वो क्या करता है, वो ईथर ग्रिग्नार्ड रेजेंट में स्टेबलाइजेशन का कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25, जिसमें ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्लस एल्डिहाइड क्या बनाता है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट और एल्डिहाइड मिल करके क्या बनाते हैं, तो ये मिल करके एल्कोहल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है, और ये एल्डिहाइड से क्रिया करेंगे। ठीक है, RCHO के साथ रिएक्शन करेंगे तो डबल एल्किल हो जाएगा MgX, और ये एल्कोहल बन जाएगा ROR। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट और एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, तो एल्कोहल बनाते हैं। अगला है फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड क्या देगा। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराया जाएगा तो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, जिसमें है कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट का कीटोन के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अपक्रिया किससे कराते हैं, देखिए CO2 प्लस ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX, इसका हम रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इससे प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि O क्या है, डबल है, और C है तो COOH। ठीक है, तो एल्किल के लिए हम क्या रख लेंगे, एल्किल के पास C2H5 ले लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास ले लेंगे क्लोरीन, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट जब CO2 से क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की नेचर कैसी होती है। तो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग बेस नेचर है। ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस नेचर के हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें है RLI पानी से क्या बनाता है। तो RLI यानी एल्किल लिथियम, ये पानी से क्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 और 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रश्न है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनता है। तो जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट का ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, पेरोक्साइड बनता है। क्या बनता है, पेरोक्साइड। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑर्गेनोलिथियम किस सॉल्वेंट में बनता है। तो ऑर्गेनोलिथियम जो बनता है ये ईथर में बनता है, ईथर सॉल्वेंट में बनता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जेडियन कंपाउंड ग्रिग्नार्ड से कम रिएक्टिव क्यों है। तो जेडियन कंपाउंड ग्रिग्नार्ड से कम रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इनके पास लेस पोलर बॉन्ड होता है। जेडियन के पास क्या होता है, लेस पोलर बॉन्ड होता है, इसीलिए ये ग्रिग्नार्ड से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि RMgX का कार्बन किस चार्ज का होता है। तो RMgX का जो कार्बन होता है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट म्यूस्ट्योर सेंसिटिव क्यों है। तो ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि मेच्योर सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रेजेंट माफ कीजिएगा, मेच्योर सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पर ये विघटित होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 36, जिसमें है ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्लस एस्टर। जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट का एस्टर के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37, जिसमें है RLI यानी एल्किम लिथियम और
कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, तो इससे जब इसका रिएक्शन होता है तो एसिड फॉर्मेड होता है, एसिड बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 जिसमें है ऑर्गेनोलिथियम बनाते समय कौन से मेटल यूज होते हैं, तो ऑर्गेनोलिथियम का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्लस इपॉक्साइड, जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट का अब रिएक्शन एपॉक्साइड से कराया जाता है तो एल्कोहल फॉर्मेड होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 40 और 40 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मेन यूज क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो आप सब याद रखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो मेन यूज है वो है कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब आपसे क्वेश्चन आए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मेन यूज, तो आप बताएंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो दूसरे यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब तीसरा यूनिट स्टार्ट होता है जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के वन लाइनर प्रश्न है उनको हम सॉल्व करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो कार्बोनिल ग्रुप की जो संकरण होती है वो sp2 संकरण होती है। ठीक है, इसका याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन जिसमें है एल्डिहाइड कीटोन से अधिक रिएक्टिव क्यों होता है, तो एल्डिहाइड दोस्तों, ये एल्डिहाइड जो होता है ये कीटोन से अधिक रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, लेस स्टेरिक निनहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा लेस स्ट्रिक हाइड्रेट्स। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पर होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है कार्बोनिल कार्बन पर होता है। किस पर होता है, कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर प्रश्न और इसमें है कि एल्डोल कंडेंसेशन में पहला स्टेप क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि एल्डोल कंडेंसेशन में पहला स्टेप क्या होता है, तो एल्डोन कंडेंसेशन में दोस्तों पहला स्टेप जो होता है वो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 45 और 45 नंबर क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो याद रखेंगे आप सभी एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 इसमें है कि कैनिजारो रिएक्शन किन कंपाउंड में होता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे नेमिंग रिएक्शन से, तो कैनिजारो रिएक्शन आपका नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो पूछा गया है कि कैनिजारो रिएक्शन किन कंपाउंड में होता है, तो ये होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हाइलाइट्स से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। 48 क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि बेंजोन कंडेंसेशन में कैटालिस्ट क्या है, बेंजोन कंडेंसेशन में कैटालिस्ट का जो कार्य करता है वो Cn- आयन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 जिसमें है कि बेंजोन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या है, तो बेंजोन कंडेंसेशन अभिक्रिया में जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बेंजोन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 जिसमें पर्किन रिएक्शन में बेस होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो पर्किन रिएक्शन में जो बेस होता है वो सोडियम एसीटेट होता है। इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोडियम एसीटेट। प्रश्न नंबर 51 जिसमें पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पर्किन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, ये फाइनल प्रोडक्ट है पर्किन रिएक्शन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवेनगेल कंडेंसेशन में क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 52 नंबर प्रश्न जिसमें है कि नोबेल कंडेंसेशन में क्या बनता है, तो ये जो बनता है दोस्तों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है नोबेल कंडेंसेशन में, इसे नोबेल संघनन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 53 जिसमें है कि मानिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो मानिस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट का कार्य करता है वो एल्यूमिनियम आयन करता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मानिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का कार्य, तो एल्यूमिनियम आयन याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 54 और इस क्वेश्चन में कि मानिस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानिस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है यह है बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड ये मानिस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। प्रश्न नंबर 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें है कि वुटिंग रिएक्शन में एल्ड किससे बनता है, एल्डाइड, माफ कीजिएगा एल्डाइड है। ठीक है, कि वेटिंग रिएक्शन में एल्डाइड किससे बनता है,
तो एल्डाइड जो बनता है वो एल्किल हाइलाइड प्लस PPH3 प्लस बेस से बनता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा एल्किल हाइलाइड प्लस PPH3 प्लस बेस। 56 नंबर क्वेश्चन है, वेटिंग रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो वेटिंग रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट एल्केन है, इसको याद रखेंगे आप सभी। प्रश्न नंबर 57, क्लीमेंसन रिडक्शन में मीडियम कैसा होता है? तो जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? एसिडिक, याद रखेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। प्रश्न नंबर 58, ओल्फ किस्नर रिडक्शन में मीडियम पूछा गया है। तो ओल्फ किस्नर रिडक्शन का जो मीडियम है वो बेसिक है, ठीक है। और क्लीमेंसन का याद रखेंगे, क्लीमेंसन का एसिडिक है, क्लीमेंसन का मीडियम एसिडिक है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन का मीडियम क्या है? बेसिक है, ठीक है। चलिए तो अगला है प्रश्न नंबर 59, जिसमें क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल को किस में बदल देता है? तो क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल को -CH2 में बदल देता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा -CH2। प्रश्न नंबर 60, ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाइलोजिनेशन ऑफ कीटोन किस पोजीशन पर होता है? तो हाइलोजिनेशन ऑफ कीटोन जो होता है ये अल्फा पोजीशन पर होता है। किस पर होता है? अल्फा पोजीशन पर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 61, और 61 नंबर प्रश्न आपका है यूनिट नंबर 4 का, जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपकी चौथी यूनिट का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 61 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर किस कारण होता है? तो इसका जो एसिडिक नेचर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रिजोनेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के कारण होता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर में इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिजोनेंस का स्टेबलाइजेशन होता है, किसके माध्यम से? कार्बोक्सिलेट आयन के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटी पर क्या प्रभाव डालता है? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी पर प्रभाव ये डालता है ताकि इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी पर क्या प्रभाव डालता है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी की क्या करता है? ये घटा देता है, एसिडिटी को घटा देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी पर कैसा प्रभाव डालता है, ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है एसिडिटी को। तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ये एसिडिटी को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? ये एसिडिटी को घटाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 64, और इसमें है एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है? तो एसिड का स्ट्रेंथ जो ऑर्डर है वो है एसिड क्लोराइड, उसके बाद में ग्रेटर देन एनहाइड्राइड, माफ कीजिएगा, लेस देन एनहाइड्राइड, लेस देन एस्टर, लेस देन एमाइड, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 65, जिसमें है कि एसिड क्लोराइड सबसे रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो एसिड क्लोराइड सबसे रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 66, और 66 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कैसा रिएक्शन है? तो एस्टर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन इसका है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रश्न नंबर 67, जिसमें एस्टर हाइड्रोलिसिस बेस मीडियम में कैसा रिएक्शन है? तो एस्टर हाइड्रोलिसिस बेस मीडियम में जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 68, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें एमाइड की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? तो एमाइड की जो रिएक्टिविटी है ये कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ओके, प्रश्न नंबर 69, जिसमें दोस्तों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किससे होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन होता है वो LiAlH4 से होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 70, और 70 नंबर क्वेश्चन में आपको तैयार करना है कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से क्या बनता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? प्राइमरी एल्कोहल। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या निकलता है? तो डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 72, जिसमें है बीटा कीटो एसिड हीटिंग पर क्या देता है? तो बीटा कीटो एसिड हीटिंग पर जब इसको गर्म किया जाता है तो कीटोन इससे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्र? कीटोन प्राप्त होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। देखिए भाई
73 नंबर प्रश्न में है एसिड क्लोराइड पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रश्न नंबर ध्यान देंगे 74 जिसमें है एसिड एनहाइड्राइड्स पानी से क्या बनाता है। तो जब एसिड एनहाइड्राइड का हम पानी से रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 75 और 75 नंबर प्रश्न में है कि एमाइड हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है। तो जब एमाइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है यानी जल अपघटन कराया जाता है तो एसिड प्लस अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 76 जिसमें एस्टिफिकेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या होता है। तो जब एस्टिफिकेशन रिएक्शन होता है तो कैटालिस्ट का जो कार्य करता है वो कंसंट्रेट H2SO4 करता है। ठीक है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट का कार्य कौन कर रहा होता है, तो कंसंट्रेट H2SO4 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 77 जिसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है यानी स्ट्रॉन्गर एसिड की होती है। प्रश्न नंबर 78 और इस क्वेश्चन में है कि अल्फा हाइड्रोजनेशन किस रिएक्शन से होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अल्फा हाइड्रोजनेशन जो होता है ये हेल बिलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन से होता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका हेल बिलहॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि HBZ रिएक्शन में रेजेंट क्या है। तो रेजेंट का कार्य ब्रोमीन और फास्फोरस करते हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे और कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80 जिसमें है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीटिंग पर क्या बनाता है। तो जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम गर्म करते हैं तो एनहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, एनहाइड्रेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 81 और 81 नंबर प्रश्न है आपके यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, 5वां यूनिट स्टार्ट हो रहा है और इसमें है दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होते हैं, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है इनोलेट फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 52 जिसमें है इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी कैसी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिजोनेंस यानी कि अनुनाद के कारण। इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी किससे होती है, तो अनुनाद के कारण इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी होती है यानी बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 83 जिसमें है क्लासियन कंडेंसेशन में बेस क्या होता है। तो क्लासियन कंडेंसेशन की बात हो रही है तो इसमें जो बेस होता है दोस्तों वो होता है एल्कोक्साइड आयन RO-। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 84 नंबर क्वेश्चन है क्लासियन कंडेंसेशन किन कंपाउंड में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एस्टर विथ अल्फा हाइड्रोजन। क्लासियन कंडेंसेशन में कंडेंसेशन जो होता है वो किस कंपाउंड में होता है, तो एस्टर विथ अल्फा हाइड्रोजन में होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85 जिसमें क्लासियन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या है। तो क्लासियन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो बीटा क्यूटो एस्टर होता है। तो इसका 85 नंबर का क्या हो जाएगा, बीटा क्यूटो एस्टर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 जिसमें है कि एथिल एसीटो एसीटेट किस प्रकार का कंपाउंड है। तो ये बीटा कीटो एस्टर का कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, बीटा कीटो एस्टर का। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 87 जिसमें क्यूटो इनॉल टाटोमेरिज्म में कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल है। तो कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल है, क्यूटो फॉर्म सबसे अधिक स्टेबल है। ओके, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 जिसमें एनॉल फॉर्म कब स्टेबल होता है। तो दोस्तों कि एनॉल फॉर्म जो होता है स्टेबल कब होता है, कॉन्जुगेशन में होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। ये दो फॉर्म में होता है, कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनोल फॉर्म स्टेबल होता है। प्रश्न नंबर आपका 89 जिसमें है डाई एथिल मेलोनेट का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो एल्काइलेशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 90 जिसमें है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से क्या बनाता है। तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 और 91 नंबर प्रश्न में है कि एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस से क्या बनाता है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस से कीटोन बनता है। इसके सिंथेसिस से क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है।
92 नंबर प्रश्न है जिसमें है कि एनावाइन फॉर्मेशन में रेजेंट क्या है, तो इसमें जो रेजेंट का कार्य करता है वो सेकेंडरी एमीन करता है। क्या करता है भैया? सेकेंडरी एमीन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 93 जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एनामाइन रिएक्शन किसके समान होती है, तो ये इनोलेट रिएक्शन के समान होती है। ये रिएक्शन किसके समान होती है? एनामाइन रिएक्शन इनोलेट रिएक्शन के समान होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 1,3 डाइथेनेन किसका इक्विवेलेंट है, तो ये किसका इक्विवेलेंट है? कार्बोनिल एनायन का इक्विवेलेंट है। ओके, अगला है प्रश्न नंबर 95 जिसमें है माफ कीजिएगा एलडीए का पूरा नाम क्या है, तो एलडीए का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा आप सभी। तो इसका पूरा नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल लेमाइड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 96 है एलडीए किस प्रकार का बेस है, तो एलडीए जो है ये स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बल्की बेस। प्रश्न नंबर 97 जिसमें इनोलेट फॉर्मेशन में सॉल्वेंट क्या होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनोलेट फॉर्मेशन में सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें 97 का आंसर क्या हो जाएगा? एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रश्न नंबर 98 जिसमें क्लासियन कंडेंसेशन रिवर्सिबल क्यों होता है, तो क्लासियन कंडेंसेशन रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि इसके पास वीक ड्राइविंग फोर्स होता है। कैसा होता है? इसके पास वीक ड्राइविंग फोर्स होने की वजह से क्लासियन कंडेंसेशन रिवर्सिबल होता है। प्रश्न नंबर 99 जिसमें है मेलोनिक एस्टर हीटिंग पर क्या देता है, तो जब मेलोनिक एस्टर को गर्म किया जाता है तो एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 जिसमें है एसिटोएस्टिक एस्टर हीटिंग पर क्या देता है, तो जब एसिटोएस्टिक एस्टर को हम गर्म करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्रों? कीटोन। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर आपका 6 इसमें है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और इसमें है प्रश्न नंबर 101 जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड रिडक्शन एसिडिक मीडियम में क्या देता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जब नाइट्रोजन कंपाउंड का रिडक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एमीन। ठीक है, 102 नंबर प्रश्न है नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन नेचुरल मीडियम में क्या देता है, तो जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन नेचुरल मीडियम में कराते हैं तो हमें एजोक्सी कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? एजोक्सी कंपाउंड। ठीक है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 103 जिसमें नाइट्रोबेंजीन एल्कालाइन मीडियम में क्या देता है, तो नाइट्रोबेंजीन एल्कालाइन मीडियम में एजो कंपाउंड देता है। कैसा कंपाउंड देता है? एजो कंपाउंड। प्रश्न नंबर 104 जिसमें गिब्रेल पेथेलामाइड रिएक्शन किसके लिए उपयोगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गिब्रेल पेथेलामाइड रिएक्शन जो उपयोगी है ये प्राइमरी एमीन के सिंथेसिस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गिब्रेल पेथेलामाइड रिएक्शन में प्राइमरी एमीन सिंथेसिस। ओके, 105 नंबर प्रश्न है जिसमें हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में कार्बन चेन में क्या चेंज होता है, तो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में कार्बन चेन में जो चेंजेस होते हैं वो वन कार्बन उसमें क्या हो जाता है? घट जाता है, एक कार्बन उसमें लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं इतने प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 106 है जिसमें डाई एजोनियम साल्ट किस टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, तो डाई एजोनियम साल्ट ये किस पे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्टेबल होता है। प्रश्न नंबर 107 जिसमें डाइजोनियम साल्ट हाइड्रोलिसिस से क्या बनाता है, तो जब डाइजोनियम साल्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल C6H5OH। ओके, प्रश्न नंबर 108 जिसमें सैंड मायर रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या है, तो सैंड मायर रिएक्शन में कैटालिस्ट बार बार पूछा जाता है, उत्प्रेरक पूछा जाता है कि क्या है, तो सैंड मायर रिएक्शन में कैटालिस्ट का जो कार्य करता है वो CuCl और CuBr करते हैं। ये दो कैटालिस्ट हैं जो सैंड मायर रिएक्शन में कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 जिसमें एजो कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होती है, तो एजो कपलिंग रिएक्शन फिनोल और एमीन के साथ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 110 जिसमें प्रश्न है कि एमीन की वेसिटी किस पे प्रभावित होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन पे प्रभावित होती है। 111 नंबर प्रश्न है एनिलीन का क्रम बेसिक क्यों है, तो एनिलीन का क्रम बेसिक इसलिए क्योंकि इसके पास अनुनाद है, अनुनाद संरचना के कारण एनिलीन क्रम बेसिक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ध्यान देंगे 112 नंबर प्रश्न और इसमें है कि हॉफमैन
एक्सेटिव मेथाइलेशन का प्रोडक्ट क्या है? तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एल्केन होता है। क्या प्रोडक्ट होता है इसका? एल्केन। ठीक है। 113 नंबर प्रश्न है, प्राइमरी एमीन प्लस नाइट्रस एसिड क्या बनाता है? तो जब हम प्राइमरी एमीन का नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्लस N2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल और N2। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 114 और इसमें प्रश्न है, सेकेंडरी एमीन प्लस नाइट्रोजनस एसिड क्या बनाता है? तो जब हम सेकेंडरी एमीन का नाइट्रोजनस एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होता है, नाइट्रोसो एमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 115 नंबर प्रश्न है, टर्सरी एमीन प्लस नाइट्रस एसिड। तो जब टर्सरी एमीन और नाइट्रस एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन होगा? एक बार इसका रिएक्शन आप चेक करिएगा 115 नंबर क्वेश्चन में कि टर्सरी एमीन का हम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? इसमें तो नो रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, एक बार इसको चेक करिएगा जरूर आप सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 116 जिसमें है, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या बनता है? तो रिडक्टिव एमिनेशन में एमीन फॉर्म होता है। क्या प्राप्त होता है? एमीन। प्रश्न नंबर 117 है, एमीन साल्ट का यूज क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो एमीन साल्ट का जो यूज है वो है फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट, ये एमीन साल्ट का यूज है। 118 नंबर प्रश्न है, एरोमेटिक एमीन्स में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है? तो एरोमेटिक एमीन में जो सब्स्टिट्यूशन की क्रिया होती है ऑर्थो और पैरा पर होती है। कहाँ पर होती है? ऑर्थो और पैरा फेज पे होती है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 119 जिसमें है कि नाइट्रो ग्रुप किस प्रकार का ग्रुप है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। 120 नंबर प्रश्न है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल से क्या बनता है? तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, जब नाइट्रिल का रिडक्शन कराया जाता है तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्या प्राप्त होता है? एमीन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 121 जो आपके यूनिट नंबर 7 का प्रश्न है, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए तो इसमें 121 नंबर प्रश्न में है कि पायरोल एरोमेटिक क्यों है? तो पायरोल एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से पायरोल एरोमेटिक होते हैं। 122 नंबर प्रश्न है कि फ्यूरान में हेट्रो एटम कौन सा है? तो फ्यूरान में हेट्रो एटम पूछा गया है तो ये ऑक्सीजन है। फ्यूरान में हेट्रो एटम ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 123 इसमें है कि थायोफेन में हेट्रो एटम कौन सा है? तो थायोफेन में हेट्रो जो एटम है वो सल्फर होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 124 इसमें है, pyridine बेस क्यों है? तो pyridine बेस, माफ कीजिएगा, pyridine बेसिक क्यों है? तो ये बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर का अवेलेबल है, यानी इसके पास लोन पेयर है इसलिए ये बेसिक है। प्रश्न नंबर 125 इसमें पायरोल बेसिक क्यों नहीं है? तो पायरोल इसलिए बेसिक नहीं है क्योंकि इसके पास लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम में शामिल है, इसीलिए पायरोल जो है वो बेसिक नहीं है। ठीक है। 126 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पायरोल में कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? अल्फा पोजीशन में होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? अल्फा पोजीशन या आर्थो पोजीशन पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 127 जिसमें क्वेश्चन है कि pyridine में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है? तो pyridine में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 2,4 पोजीशन पर होता है। कहाँ पर होता है मित्रों? 2,4 पोजीशन पर होता है। तो 127 में आपका हो जाएगा 2,4 पोजीशन आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोल सिंथेसिस की प्रसिद्ध मेथड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशर सिंथेसिस। फिशर सिंथेसिस एल्डोल सिंथेसिस की सबसे प्रसिद्ध मेथड है। ठीक है, तो 128 नंबर प्रश्न में फिशर सिंथेसिस आपका उत्तर होगा। 129 नंबर प्रश्न है, स्कार्प सिंथेसिस से क्या बनता है? तो स्कार्प सिंथेसिस से क्यूनोलिन बनता है। क्या बनता है? क्यूनोलिन। आंसर हो जाएगा इसमें क्यूनोलिन, स्कार्प सिंथेसिस। ठीक है, तो जब स्कार्प का सिंथेसिस कराया जाता है, इस सिंथेसिस के द्वारा क्यूनोलिन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 130 और इसमें पूछा गया आइसो क्यूनोलिन सिंथेसिस कौन सा है? तो ये पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइसो क्यूनोलिन सिंथेसिस में कौन सा बनता है? तो याद रखेंगे बिस्लर, नेपियर,
संश्लेषण प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 31 नंबर प्रश्न है, जिसमें पिरिमिडीन की बेसिसिटी एनिलीन से ज्यादा क्यों है? तो इसकी बेसिसिटी एनिलीन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि नो रिजोनेंस ऑफ लोन पेयर इसके पास होता है। 132 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 132 नंबर प्रश्न है, पायरोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से कैसी होती है? अधिक होती है ज्यादा, अधिक होती है या कम होती है? तो पायरोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पायरोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से कैसी होती है? तो अधिक होती है। 133 नंबर प्रश्न है कि फ्यूरान की एरोमेटिसिटी किस रूल से एक्सप्लेन होती है? तो फ्यूरान की एरोमेटिसिटी जो होती है ये हकल रूल के माध्यम से एक्सप्लेन की जाती है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका हकल रूल। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 134, जिसमें है कि एल्डोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होता है? तो एल्डोल संघनन अपक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है वो 3 पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 135, जिसमें है क्यूनोलिन स्ट्रक्चर किससे बना है? तो क्यूनोलिन स्ट्रक्चर बेंजीन प्लस पिरिमिडीन से मिलकर के बना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 136, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किससे होती है? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी जो होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन से होती है। किससे होती है? पाई इलेक्ट्रॉन से होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 137 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि पैरामिडिंग रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है या पुअर? तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 138, जिसमें पायरोल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? तो पायरोल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए होते हैं क्योंककि इनके पास लोन पेयर का डोनेशन होता है। ठीक है, लोन पेयर के डोनेशन की वजह से पायरोल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। 139 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट ऑर्डर क्या है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट ऑर्डर जो है वो है पायरोल, इसके बाद में लेस देन, ग्रेटर देन फ्यूरोन, ग्रेटर देन थायोफिनिन। ओके, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका है 140, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का यूज पूछा गया है। तो हेट्रोसाइक्लिक यूज का कंपाउंड का जो यूज है वो ड्रग का सिंथेसिस करना, ड्रग का सिंथेसिस करना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का यूज है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 141, जो आपके यूनिट नंबर 8 यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रश्न है, और इसमें पूछा गया एल्कोलाइड्स का नेचर कैसा होता है? तो एल्कोलाइड्स का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। 142 नंबर प्रश्न है, एल्कोलाइड्स किस एलिमेंट से जुड़े होते हैं? तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट से जुड़े होते हैं। किस प्रकार के एलिमेंट से? तो नाइट्रोजन एलिमेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 143, जिसमें है मॉर्फिन किस कैटेगरी में आता है? तो मॉर्फिन जो होता है वो एल्कोलाइड्स कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में? एल्कोलाइड्स कैटेगरी में। 144 नंबर प्रश्न है, क्यूनेन का यूज क्या है? तो क्यूनोन का जो यूज है वो एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 145, जिसमें है कोशिनिन किस टाइप्स का कंपाउंड है? तो ये एल्कालाइड्स टाइप्स का कंपाउंड है। प्रश्न नंबर 147, इसमें है टारपीन्स बेसिक यूनिट क्या है? तो टारपीन का बेसिक यूनिट है आइसोप्रीन C5H8, ये टारपीन का बेसिक यूनिट है। 148 नंबर प्रश्न है, आइसोप्रीन रूल किससे संबंधित है? तो आइसोप्रीन रूल जो संबंधित है ये टारपीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? टारपीन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 149, जिसमें है मोनोटारपीन में कितने कार्बन होते हैं? तो मोनोटारपीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 10 कार्बन की 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 10। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर प्रश्न, जिसमें है डाई टारपीन में कितने कार्बन होते हैं? तो डाई टारपीन में 20 कार्बन होते हैं और मोनो का टारपीन में 10 कार्बन होते हैं। क्लियर है? चलिए 151 नंबर प्रश्न है कि ध्यान रखेंगे 151 नंबर प्रश्न, सेस्क्यूटरफीन में कितने कार्बन होते हैं? तो सेस्क्यूटरफीन में कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। ये जो सेस्क्यूटरफीन होते हैं जिनको टेरपीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको टेरपीन भी कहा जाता है। और ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके पास 3 आइसोप्रीन इकाई होती है। ठीक है, और इनका रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो इनका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C15H24। ये सेस्क्यूटरफीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 151, जिसमें है एल्कोलाइड्स का सोर्स क्या होता है? तो इसका जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं। क्या है? ये टोटली प्लांट्स पर डिपेंड है। 153 नंबर प्रश्न है, हाफमान एक्सेप्टिव मेथाइलेशन का यूज क्या है? तो इसका जो यूज है वो स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन करना होता है। 154 नंबर प्रश्न है कि एमाइड डिग्रेडेशन किसके लिए होता है?
तो ये एल्कोलाइड्स के लिए होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 155 जिसमें निकोटीन किस कैटेगरी में आता है, तो निकोटीन एल्कोलाइड्स कैटेगरी में आता है। ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। 156 नंबर प्रश्न है कि हाइग्रीन किस टाइप का कंपाउंड है, तो हाइग्रीन भी एल्कलाइड्स टाइप का कंपाउंड है। प्रश्न नंबर 157 जिसमें है कि टारफेंस का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित होता है, तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स पर इसका क्लासिफिकेशन आधारित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन यूनिट्स। 158 नंबर प्रश्न है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का मेन सोर्स क्या है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स का सबसे मेन जो प्रोडक्ट्स है वो एक प्रकार से तो सबसे जरूरी जो है वो प्लांट्स है, उसके बाद में एनिमल। 159 नंबर प्रश्न है जिसमें एल्कोलाइड्स का टेस्ट कैसा होता है, तो ये विटर टेस्ट का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 160 जिसमें टारपिन का यूज क्या है, तो टारपिन का यूज आजकल परफ्यूम और मेडिसिन के उपयोग में किया जाता है। दोस्तों टोटली आज हमने 160 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, जो आपके पूरे पाठ्यक्रम के सबसे बेसिक यूनिट के जो प्रश्न थे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अब इसमें रिएक्शंस मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। जो रिएक्शन नेमिंग के हैं या आपसे पूछ लेगा कि RMgX रिएक्शन और प्लस H2O गिव्स आउट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए प्रोडक्ट क्या होगा, बी प्रोडक्ट क्या होगा, इस प्रकार के रिएक्शन हम कल की क्लास में कराएंगे। और कल हम मॉर्निंग में क्लास 8 बजे लेकर के आएंगे, जिसमें हम हैंड रिटन मोड के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं वन लाइनर के मोड में ही उनको भी कराने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगा, जो तुरंत क्लास के बाद आप देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुरंत आपको ये PDF पूरा मिल जाएगा, आप एक बार उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर और भी क्लासेस के PDF ऑलरेडी उस पर दिए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं हमारे दोस्त, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।